हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और इन वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज को। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए, और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में नो टाइप कीजिए। हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं और उनका जवाब भी देते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है डेड अगेन, और इस मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है। इस आदमी का नाम रोमन स्ट्रॉस होता है। रोमन एक जेल का कैदी होता है और रोमन अपने बाल कटवा रहा होता है क्योंकि जल्द ही रोमन को फांसी होने वाली होती है अपनी बीबी के कत्ल के इल्जाम में। और फांसी से पहले रोमन एक रिपोर्टर ग्रे बेकर को अपने से मिलने के लिए बुलाता है। ग्रे बेकर रोमन से कहता है, तो बताओ तुमने मुझे यहाँ पर मिलने क्यों बुलाया है। रोमन कहता है, तुम एक रिपोर्टर हो और मैं चाहता हूँ तुम वही करो जिसके लिए तुम माहिर हो, यानी तुम प्रिंट करो। तुम प्रिंट करो कि मैं अपनी वाइफ से हमेशा प्यार करता रहूंगा। बेकर कहता है, तो तुमने उसे मार क्यों डाला। रोमन खड़ा होता है और वो बेकर के कान के पास आकर कुछ कहता है और फिर पुलिस रोमन को अपने साथ ले जाती है। तभी बेकर देखता है कि जिस कैंची से रोमन के बाल काटे गए थे वो कैंची वहां नहीं थी। रोमन अपने साथ वो कैंची छुपाकर ले जाता है। बेकर पुलिस को रोकने के लिए आवाज लगाता है। तभी रोमन उससे मिलने आई माइग्रेट नाम की लेडी पर उस कैंची से हमला कर देता है, और तभी रूम में सोई हुई ग्रेस की नींद खुलती है। ग्रेस ये सपना देख रही होती है। तभी कोई ग्रेस के कमरे का दरवाजा खोलता है। ये सिस्टर थी और सिस्टर ग्रेस को शांत कराती है। अगले दिन हम देखते हैं कि ग्रेस एक अनाथालय में थी और वहीं सिस्टर फादर को ग्रेस के बारे में बता रही थी। सिस्टर कहती है, वो हमें 3 दिन पहले मिली और वो अंदर आने की कोशिश कर रही थी। तब से वो एक शब्द भी नहीं बोली। ना वो बराबर खाती है और जब भी वो सोती है तो उसे बुरे सपने आते हैं। फादर कहते हैं, तो इसके लिए तुम्हें पुलिस को बुलाना चाहिए था। सिस्टर कहती है, वो पहले ही यहाँ आ चुके हैं और वो उसे पागल खाने में ले जाना चाहते थे। मैं उसे ऐसे बेसहारा नहीं छोड़ सकती। फादर कहते हैं, पर वो यहाँ पर नहीं रह सकती। हम उसकी फैमिली को किसी को ढूंढने के लिए लगा सकते हैं। वो पहले एक पुलिस वाला था और उसने कई सारे मिसिंग पर्सन की खोज भी की है और वो यहाँ पर पला बड़ा है। माइक चर्च को बुलाओ। सिस्टर माइक चर्च को बुलाती है और माइक फादर और सिस्टर से आकर मिलता है। माइक कहता है, ठीक है, अभी के लिए मैं उसे अपने साथ ले जाता हूँ और मैं उसका फोटो खिंचवाकर न्यूज़पेपर में ऐड भी दे दूंगा, पर उसके बाद मैं उसे हॉस्पिटल में ले जाऊंगा। माइक ग्रेस का सामान भी देखता है तो ग्रेस के सामान में एक ग्लव्स और एक अंगूठी थी। माइक सिस्टर से पूछता है, इनका दूसरा ग्लव्स कहाँ है। सिस्टर कहती है, उसने बस एक ही पहना था जब वो हमें मिली थी। माइक ग्रेस को अपने साथ ले जाता है और अपने दोस्त पिक के वहां जाकर उसका फोटो लेता है, और उसके बाद माइक ग्रेस को एक हॉस्पिटल ले आता है और ये हॉस्पिटल एक पागल खाना था। माइक और ग्रेस दोनों लिफ्ट में थे। तभी ग्रेस और माइक उस लिफ्ट में उसी हॉस्पिटल की एक मरीज को देखते हैं और यह मरीज देखने में बहुत ही खतरनाक लग रही थी। लिफ्ट ओपन होती है तो हॉस्पिटल के मरीजों को देखकर माइक ग्रेस को वहां से ले जाता है, क्योंकि उस हॉस्पिटल के मरीज बहुत ही खतरनाक किस्म के थे और ग्रेस ऐसे मरीजों के साथ नहीं रह सकती थी। माइक ग्रेस को अपने साथ अपने घर ले जाता है और वो ग्रेस को अपना घर दिखाता है। उसी रात वापस ग्रेस को वही सपना आता है और ग्रेस रात में चिल्लाने लगती है और माइक ग्रेस को शांत कराता है। अगले दिन सुबह माइक के घर पर फ्रैंकलिन मैडसन नाम का आदमी आता है और वो ग्रेस को देखकर कहता है, मैंने ऐसे कई सारे केसेस देखे हैं जिसमें आदमी कोई सदमा महसूस करता है। माइक कहता है, वो तो ठीक है, पर आप हो कौन। मैडसन कहता है, मैं एक हिप्नोटिस्ट हूँ, और मैडसन ग्रेस को हिप्नोटाइज करने लगता है। मैडसन ग्रेस को बीते हुए कल में जाने के लिए बोलता है और तभी ग्रेस चिल्लाती है। मैडसन ग्रेस को शांत कराता है और मैडसन बोलता है, चलो अब हमें ये तो पता चला कि तुम बोल सकती हो, अब शायद तुम अच्छा महसूस कर रही होगी। मैडसन माइक से कहता है, तुम चाहो तो कल मेरी दुकान में आ सकते हो, हम ये दोबारा ट्राई कर सकते हैं और ये ठीक भी हो सकती है। और मैडसन माइक को अपना कार्ड देकर चला जाता है। माइक अगले दिन ग्रेस को लेकर मैडसन की दुकान में जाता है तो मैडसन की एंटिक सामान की दुकान थी और मैडसन लोगों को हिप्नोटाइज करने का काम भी करता था। मैडसन ग्रेस को वापस हिप्नोटाइज करके पूछता है, तो बताओ तुम्हारे लिए सबसे खुशी का दिन कौन सा था। ग्रेस कहती है, ये सन था 1948 का, जब माइग्रेट रोमन से मिली थी। रोमन एक म्यूजिक कंपोजर था और माइग्रेट का करियर भी फल फूल रहा था। रोमन और माइग्रेट एक साथ समय बिताने लगे थे। तभी एक दिन माइग्रेट रोमन से उसकी पिछली शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछती है। रोमन कहता है, हाँ मैं शादीशुदा था, पर मेरी वाइफ अब मर चुकी है। जर्मनी से निकलते समय हमें पहाड़ों से जाना पड़ा था और मेरी वाइफ का दिल बहुत कमजोर था
रोमन माइग्रेट को अपने घर ले जाता है, जहां पर रोमन, उसकी हाउसकीपर इंगा और उसका बेटा फ्रैंकी रहा करता था। रोमन और माइग्रेट का प्यार बढ़ने लगा था और दोनों शादी कर लेते हैं और इनकी शादी में ग्रे बेकर नाम का एक रिपोर्टर भी आता है। माइग्रेट बेकर से मिलती है तो बेकर माइग्रेट से कहता है, मुझे अफसोस है कि मैं आपसे इससे पहले कभी नहीं मिला। शादी वाली रात ही रोमन माइग्रेट को एक एंकलेट यानी पायल गिफ्ट करता है और इन दोनों की केमिस्ट्री देखकर लगता था कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद मैडसन ग्रेस को हिप्नोसिस कंडीशन से बाहर लेकर आता है और माइक ग्रेस से पूछता है, तुम अभी जिनकी बात कर रही थी, तुम्हें इनके बारे में कुछ पता है? मैडसन कहता है, मैं आप दोनों को कुछ दिखाना चाहता हूँ और मैडसन इन दोनों को 1949 की एक मैगजीन दिखाता है जिसमें रोमन और उसकी वाइफ दोनों की फोटो थी। मैडसन कहता है, रोमन एक हैंडसम आदमी हुआ करता था और वो ऐसा आदमी नहीं था जो अपनी बीबी का खून करे। माइक कहता है, तो हो सकता है इसने ये सब कहीं पढ़ा हो और इसे याद हो। मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता। मैडसन कहता है, तुम्हारे विश्वास करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सच हो सकता है क्योंकि ये मैगजीन 1949 की है और ये 1995 है। तो दोस्तों, ग्रेस पहले कुछ नहीं बोल रही थी, पर मैडसन के हिप्नोटाइज करने से ग्रेस बोलने लगी थी और ग्रेस अपने पिछले जन्म के बारे में बताने लगी थी और उसकी घटनाएं सुनाने लगी थी। पिछले जन्म में ग्रेस का नाम माइग्रेट था और माइक भी रोमन की तरह दिखता था, बस रोमन की थोड़ी दाढ़ी थी और माइक क्लीन शेव था। आगे माइक ग्रेस से बात करता है और माइक को ग्रेस से बात करके अच्छा लगता है। माइक ग्रेस से कहता है कि हमें इस बारे में किसी और से ओपिनियन लेना चाहिए। माइक ग्रेस को लेकर डॉक्टर कोजी के पास जाता है। डॉक्टर कोजी कहते हैं, ऐसा हो सकता है, मेरे एक पेशेंट के साथ भी ऐसा ही हुआ था, उसका दम घुटता था, तो मैंने उस पर हिप्नोथेरेपी यूज की और हमें उसके पिछले जन्म के बारे में पता चला। पिछले जन्म में जब वो 5 साल की हुआ करती थी तब उसके एक अंकल उसे अलमारी में ले आकर छेड़छाड़ किया करते थे और इसलिए उसका दम घुटता था। दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो पिछले जन्म पर विश्वास करते हैं। कई बार आपकी वर्तमान जन्म की घटना आपको पिछले जन्म में ले जाती है और अगर आप पिछले जन्म की घटना को सुलझा लो तो आप कौन हो यह आपको पता चल जाता है। आप पिछले जन्म से कुछ लेकर उसे वर्तमान जीवन में उपयोग भी कर सकते हो। ग्रेस कहती है, पर पिछले जन्म से सीखने का क्या फायदा जब आप हर बार अलग अलग लोगों के साथ होते हो। डॉक्टर कोजी कहता है, तुम अलग अलग लोगों के साथ नहीं होगी, तुम उन्हीं लोगों के साथ होगी जिनके साथ पिछले जन्म में थी। अगर आप इस जन्म में किसी को जलाते हो तो उन्हें चांस मिलता है अगले जन्म में तुम्हें जलाने का। यही है कर्म का क्रेडिट प्लान। अभी खरीदो और हमेशा भरते रहो। मतलब जो कुछ भी तुम इस जन्म में करोगे वो अगले जन्म में कभी न कभी तो भरोगे। और ऐसा बोलकर डॉक्टर कोजी वहां से चले जाते हैं। आगे माइक का दोस्त पिग खोजबीन करके रोमन के गार्ड के द्वारा लिखी गई किताब और रोमन के ऊपर लिखे गए पुराने न्यूज कवरेज लाता है। माइक कहता है, ये तो बेकर ने लिखा है और उसने इस आदमी का भी जिक्र किया था। क्या बेकर अभी जिंदा है? तुम इस अखबार में काम करने वाले लोगों से बात करो और उनसे बेकर के बारे में पता करो। अगर तुम्हें बेकर के बारे में कुछ पता चले तो मुझे बताना। और पिक वहां से चला जाता है। अब ग्रेस और माइक दोनों एक साथ घूमने लगते हैं और दोनों एक साथ एंजॉय करने लगते हैं। माइक को ग्रेस का नाम भी नहीं पता था, इसलिए माइक ग्रेस का नाम ग्रेस रखता है। अब तक इस कहानी में ग्रेस का नाम किसी को नहीं पता था, माइक ही ग्रेस का नाम ग्रेस रखता है। ग्रेस और माइक दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों एक साथ सेक्स भी करते हैं। आगे माइक वापस ग्रेस को मैडसन के पास ले आता है और मैडसन वापस ग्रेस को हिप्नोटाइज करता है। मैडसन कहता है, तो बताओ कब रोमन और माइग्रेट के बीच हालात खराब होने लगे। ग्रेस हिप्नोसिस अवस्था में होती है और ग्रेस कहती है, ये सब शुरू हुआ उस अजीब कॉस्ट्यूम वाली पार्टी से। रोमन माइग्रेट से कुछ छुपा रहा था और ये बात माइग्रेट को पता थी। रोमन माइग्रेट को छोड़कर अपने दोस्तों से बात करने लगता है ताकि उसे अच्छा काम मिल सके। रोमन के पास कोई काम नहीं था। तभी माइग्रेट को पार्टी में बेकर मिलता है और बेकर और माइग्रेट दोनों बात करने लगते हैं। ये दोनों अकेले बहुत देर तक बात करते हैं और रोमन इन दोनों को देख लेता है। तभी रोमन वहां आ जाता है और रोमन माइग्रेट और बेकर पर बहुत गुस्सा करता है। रोमन की बेकर से बहस हो जाती है और रोमन बेकर को मारता है और इस कारण घर आकर रोमन और माइग्रेट में भी झगड़ा होता है। माइग्रेट कहती है, वो बस मेरी एंकलेट देख रहा था जो तुमने मुझे दी थी ताकि उसे पता चले कि हम लोग कितने अमीर हैं या अमीर थे। रोमन कहता है, तो तुम उसे ये बता रही थी कि मैं कंगाल हो चुका हूँ। रोमन और माइग्रेट में झगड़ा होता है, पर झगड़े के बाद माइग्रेट रोमन को मनाती है। उसी रात रोमन अपना पियानो बजा रहा था, तब हाउसकीपर का बेटा फ्रैंकी रोमन के पास आता है और वो रोमन से कहता है, एक फोन आया है, शायद वो फोन आपके लिए है।
रोमन फोन उठाता है तो बेकर और माइग्रेट दोनों दूसरी लाइन पर बात कर रहे थे। बेकर माइग्रेट से कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है रोमन के पैसों के बारे में। रोमन बेकर और माइग्रेट की सारी बातें सुन रहा था। रोमन माइग्रेट से पूछता है, थोड़ी देर पहले तुम किससे बात कर रही थी? और माइग्रेट रोमन से झूठ बोलती है। आगे घर में काम करने वाला वो छोटा बच्चा फ्रैंकी माइग्रेट के सामान में से वो उसकी एंकलेट को चुरा रहा होता है। तभी माइग्रेट ये देख लेती है और माइग्रेट रोमन को ये बात बताती है और कहती है कि तुम्हें इन्हें जॉब से निकालना चाहिए। रोमन कहता है, वो बच्चा चोरी नहीं कर सकता और मैं इन्हें जॉब से नहीं निकाल सकता। उन्होंने मेरी जान बचाई है। जब मेरी पत्नी मर गई थी तब मैं बीमार हो गया था। तब फ्रैंकी और इंगा ने ही मेरा ख्याल रखा था। माइग्रेट कहती है, तो तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें ये सारा पैसा अपनी बीबी से मिला है? रोमन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब शायद तुम्हें बेकर के सवालों का जवाब मिल चुका होगा। आखिर क्या चक्कर है तुम्हारे और बेकर के बीच में? माइग्रेट वहां से चली जाती है। उसी रात माइग्रेट अपने रूम में सोई हुई होती है और माइग्रेट की नींद खुलती है तो माइग्रेट देखती है कि उसके सामने कैंची लेकर माइक खड़ा था। ग्रेस हिप्नोसिस अवस्था से बाहर आ जाती है और ग्रेस माइक से कहती है, तुम घर में थे और तुम मुझे कैंची लेकर मारने वाले थे। माइक कहता है, पर मैं वहां पर क्या कर रहा हूँगा? हो सकता है मैं इसके मन में हूँ, इसलिए शायद मैं इसे दिखाई दिया हूँ। मैडसन कहता है, माइक हम तुम्हें भी 40 साल पीछे ले जा सकते हैं, इससे हमें तुम्हारा सच भी पता चल जाएगा। पर माइक मना कर देता है और वो ग्रेस को लेकर वहां से चला जाता है। घर आकर माइक को उसके दोस्त पिक का कॉल आता है और पिक माइक से कहता है, ग्रे बेकर अभी जिंदा है। माइक कहता है, ठीक है, मुझसे बात करूंगा। ग्रेस माइक से डर रही थी और ग्रेस कहती है, मुझे तुमसे डर लगता है। पिछले जन्म में तुमने मुझे कैंची से मारा था। माइक कहता है, पर मैं रोमन नहीं हूँ, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? अगले दिन मैडसन माइक को हिप्नोटाइज करता है और मैडसन कहता है, तो बताओ तुम क्या देख रहे हो? माइक कहता है, मैं देख रहा हूँ मैं मेरे घर के हॉल में हूँ। मैडसन कहता है, तो तुम अपनी तरफ देखकर बताओ तुम कौन हो? माइक कहता है, मैं बस अपनी टांगे देख पा रहा हूँ और मैं एक कमरे में जा रहा हूँ। यह मेरा बेडरूम है और सामने आईने में मैं अपने आप को देख रहा हूँ। माइक देखता है तो आईने में वो जिस चेहरे को देख रहा था वो चेहरा माइग्रेट का था। माइक कहता है, इसे बंद करो प्लीज, मुझे और कुछ नहीं देखना, मुझे इससे बाहर निकालो। और माइक हिप्नोसिस अवस्था से बाहर आ जाता है और माइक कहता है, मैं पिछले जन्म में रोमन नहीं था। तभी वहां पिक आ जाता है और पिक ग्रेस को बताता है कि तुम्हारा सच पता चल गया है। तुम्हारा नाम अमांडा है और ये तुम्हारा पर्स और आईडी है। तुम्हारे पड़ोसियों ने अखबार में तुम्हारी फोटो देखकर अखबार वालों को कॉल किया था। माइक ग्रेस का आईडी देखने के लिए मांगता है पर ग्रेस माइक को अपना आईडी नहीं दिखाती। माइक वहां से गुस्से से निकल जाता है और पिक माइक को बताता है वो अकेली है, उसकी अभी शादी नहीं हुई है। माइक डॉक्टर कोजी के पास जाता है और डॉक्टर कोजी माइक से कहते हैं, तो पिछले जन्म में तुम ये औरत माइग्रेट थे और जिस लेडी की याददाश्त खो गई थी वो लेडी ये आदमी थी, मतलब उसने तुम्हें कैंची से मार दिया था। माइक कहता है, हाँ आपने ठीक समझा, अब मैं क्या करूं? डॉक्टर कोजी कहता है, उसे मार डालो, नहीं तो वो तुम्हें दोबारा मार देगी। ग्रेस मैडसन और पिक के साथ अपने घर में जाती है तो ग्रेस के घर में कैंचियों से बहुत सारी कलाकृतियां बनी थी। ग्रेस ने अपने पूरे घर को छोटी बड़ी कैंचियों से सजा रखा था। पिक कहता है, तो तुम्हें अब माइक से बात करनी चाहिए। मैडसन कहता है, नहीं, तुम्हें उससे बात नहीं करना चाहिए और उससे कोई भी कांटेक्ट मत रखना। मैं तुम्हें बता दूं कि अगले 24 घंटे के अंदर माइक यहाँ पर आएगा। वो तुम्हें बहलाएगा, तुम्हें फुसलाएगा और फिर शायद वो तुम्हें मार देगा। ग्रेस कहती है, पर वो कल नहीं तो परसों यहाँ पर आएगा, वो मुझसे मिलना चाहता है। मैडसन ग्रेस को एक गन देता है उसकी सेफ्टी के लिए और ग्रेस वो गन रख लेती है। माइक एक हॉस्पिटल में जाकर ग्रे बेकर से मिलता है और ग्रे बेकर अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। माइक ग्रे बेकर को सब कुछ बताता है और माइक ग्रे बेकर से पूछता है, मैंने रोमन पर लिखी हुई वो किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि उसकी मौत की सजा से पहले उसने तुम्हें पास में बुलाकर तुम्हारे कान में कुछ कहा था। उसने तुम्हें क्या कहा था? ग्रे बेकर कहता है, उसने मुझे कुछ नहीं कहा था, वो बस अपना मुंह मेरे पास में लाया और मेरे गाल पर किस देकर चला गया था। माइक पूछता है, तो क्या उसने अपनी पत्नी को मारा था? बेकर कहता है, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि उसने अपनी पत्नी को मारा था। अगर इस बारे में किसी को कुछ पता होगा तो वो उसकी हाउसकीपर को पता होगा। आखिरी बार मैंने उसके बारे में सुना था कि इंगा और उसके बेटे ने एंटीक की दुकान खोली है। माइक समझ जाता है कि फ्रैंकलिन मैडसन की ही एंटीक की दुकान थी और दुकान के एक कमरे में उसकी माँ भी रहा करती थी और फ्रैंकलिन मैडसन ही वो छोटा बच्चा फ्रैंकी है। माइक चोरी से मैडसन की दुकान में घुसता है और वो इंगा से मिलता है। माइक कहता है, तुम्हें तो पता ही होगा मैं कौन हूँ, तो मुझे सब कुछ सच बताओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। मुझे पता है तुम्हें रोमन से प्यार था। इंगा कहती है, तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं रोमन से प्यार नहीं करती थी।
पर रोमन की शादी के बाद मैं उससे प्यार करने लगी और मैंने रोमन को भी ये बात बताई, पर वो मुझे प्यार नहीं करता था। मैंने फ्रैंकी को भी ये बात बताई, पर फ्रैंकी ये समझ नहीं पाया और उस रात फ्रैंकी ही माइग्रेट के रूम में गया और उसने कैंची से माइग्रेट को मार दिया। हत्या के बाद फ्रैंकी की बोलने की प्रॉब्लम और बढ़ गई और वो और ज्यादा हकलाने लगा। मैं उसके इलाज के लिए उसे इंग्लैंड ले गई एक स्पेशलिस्ट के पास। उसने फ्रैंकी के इलाज में हिप्नोसिस यूज किया और उसने ही फ्रैंकी को अंतर्मन और पिछले जन्म के बारे में बताया। उसके बाद फ्रैंकी को इन सब का जुनून सवार होने लगा और वो ये काम करने लगा। उसे लगने लगा कि माइग्रेट उससे बदला लेने जरूर वापस आएगी। फिर उसे अखबार में तुम्हारा आर्टिकल मिला और वो तुम्हारे पास आया। माइक कहता है, ओ नो, मैंने तुम्हारे बेटे को ग्रेस के पास अकेला छोड़ दिया और माइक वहां से जाने लगता है। इंगा माइक को रोकती है और उसे माइग्रेट की वही एंकलेट देकर कहती है, अब मैं अपने बेटे को और नहीं बचाऊंगी। माइक वहां से चला जाता है और माइक के जाने के बाद मैडसन यानी फ्रैंकी वहां आ जाता है। इंगा कहती है, मैंने उसे सब कुछ सच बता दिया। मैडसन कहता है, कोई बात नहीं, अब आपको सोना चाहिए। मैडसन इंगा को सुलाता है और तकिए से इंगा का मुंह दबाकर उसे मार देता है। माइक ग्रेस के घर पहुंचकर उसे सब कुछ सच बताने की कोशिश करता है और वो अपनी जेब से कुछ निकाल रहा होता है। ग्रेस डरी हुई होती है और वो अपनी गन निकालकर माइक पर गोली चला देती है और अब माइक बेहोशी की हालत में चला गया था। ग्रेस माइक के हाथ में देखती है तो उसे वही एंकलेट मिलती है। तभी वहां मैडसन आता है और ग्रेस मैडसन से कहती है, मैंने उसे शूट कर दिया। मैडसन कहता है, थैंक्स, क्योंकि फ्रैंकी का काम अब और आसान हो गया। ग्रेस को ये नाम सुनकर याद आता है कि उस रात कैंची लेकर फ्रैंकी ही उसके रूम में आया था और उसने ही माइग्रेट को मारा था और फ्रैंकी ही फ्रैंकलिन मैडसन था। ग्रेस अपनी गन से फ्रैंकलिन को मारने लगती है पर उसमें गोली नहीं होती। मैडसन कैंची से हमला करके ग्रेस को बेहोश कर देता है और मैडसन कैंची माइक के हाथ में पकड़ाकर एक दूसरी गन ग्रेस के हाथ में देकर ग्रेस के मुंह में शूट करने वाला होता है। तभी माइक को होश आ जाता है और माइक कैंची से मैडसन पर हमला कर देता है और दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। तभी ग्रेस को भी होश आ जाता है। माइक मैडसन से गन लेकर उसे मारने वाला होता है। तभी माइक के पीछे पिक आ जाता है और वो माइक को मैडसन को शूट करने से रोकता है क्योंकि उसे कुछ पता नहीं था। गन माइक के हाथ से छूटकर मैडसन के पास चली जाती है। मैडसन वो गन उठाने लगता है। तभी ग्रेस कैंची लेकर मैडसन को रुकने को बोलती है, पर मैडसन वो गन उठा लेता है और ग्रेस कैंची से मैडसन पर हमला करती है। मैडसन के हाथ में गन आ गई थी और वो गन से सभी पर गोलियां चलाने लगता है, पर उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। मैडसन कैंची से माइक को मारने के लिए जंप करता है, पर माइक वहीं रखी बड़ी कैंचियों को मैडसन की तरफ कर देता है और वो कैंचियां मैडसन के पेट में घुस जाती है और मैडसन मारा जाता है। ग्रेस और माइक एक दूसरे को किस करते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यस टाइप कीजिए और वीडियो अच्छा नहीं लगा तो नो टाइप कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।